Good morning, everyone. So, in the last class, we have seen consequences of deforestation, and also we have seen that what is reforestation and recycling of paper. Okay. So, our today's topic is फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा और फौना क्या है, इसके डेफिनेशंस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले द फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स द टर्म फ्लोरा इज यूज टू इंडिकेट डिफरेंट प्लांट्स, मतलब डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई भी एरिया में डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोरा। ओके। द द एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया फॉर्म्स, ओके, द एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया फॉर्म्स द फौना, है ना। मतलब और उसमें जो पाए जाने वाले एनिमल्स होंगे उसे क्या कहेंगे, फौना। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझाया गया है हमें। कहा क्या है कि कोई एक एरिया में सपोज वहां पे कुछ पर्टिकुलर पेड़ मौजूद है या फिर कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स मौजूद है। जैसे कि एक मैंगो हो गया, जामुन हो गया, है ना, सनफ्लावर, पी, cock, cow, and elephant, dog, crow, and bill. For example, let us assume the following living organisms present in a particular area: mango, जामुन, sunflower, peacock, elephant, dog, crow, and bill. So इसमें जो plants है ना, जो plants जैसे कि आपको ये वाला है ना, ये तीनों, ये क्या हो गए, फ्लोरा हो गया, है ना, फ्लोरा। ठीक है, ये हो गया फ्लोरा। और इसी के साथ साथ जो हमारे साथ ये सब जो कि जो एनिमल्स हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, फौना। ठीक है ना। जैसे कि हमारे घर आसपास भी जो है ना, जैसे आसपास जो कोई भी पेड़ आपको दिखाई देता है, आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, है ना, बरगद का पेड़ हो, तो वो सब चीजें क्या है, फ्लोरा है। ठीक है। और जो उसके आसपास जितने भी एनिमल्स मौजूद है, जैसे बिल्ली हो गया, है ना, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, तो ये सब सभी क्या चीजें हैं, फौना। उसे क्या कहते हैं, फौना। सिंपल सा चीज है। वाइल्ड लाइफ का देखो, वाइल्ड लाइफ इज द टर्म यूज्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ होता है ना, वो दोनों को इंक्लूड करता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों, लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हम लोग अपने घर पे हैं तो हम लोग भी एक वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा है ना, तो हम लोग अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। उसी तरह से जो आपके एनिमल्स हैं वो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट, तो वो भी एक तरह का वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। फ्लोरा ऑफ द गिवन पर्टिकुलर एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मैंगो, जामुन, फ्लावर, पी प्लांट्स, है ना। पी भी एक तरह का प्लांट है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरा। और जो उसमें एनिमल्स रह रहे हैं जैसे कि काउ, एलिफेंट, डॉग, क्रो एंड बुल कंस्टिट्यूट द फौना ऑफ दैट एरिया। ठीक है। तो फ्लोरा और फौना जो है वो साथ में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरा जो होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया का एक जो भी प्लांट्स, ट्रीज जो भी जितने मौजूद है उसे कहते हैं क्या, फ्लोरा। और उसके अराउंड जितने भी आपके एनिमल्स रह रहे होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे रह रहे हैं, नहीं, उसके आसपास। ठीक है, आसपास मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, जैसे आपके घर के पर्टिकुलर एरिया कोई कुछ दूरी तक होगा ना, इतने मान लो कि कुदरा में। ठीक है, तो कुदरा में या फिर ये स्कूल में, जहाँ स्कूल है उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्लोरा। और जो आपको जितने भी एनिमल्स इधर उधर दिखते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, फौना। राइट ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो एक्टिविटी नंबर 6.1, इसमें क्या क्या है, क्या मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फौना फाउंड इन योर नेबरहुड पार्क। तो इससे मतलब कि आपको कुछ जाना है, पार्क को विजिट करना है और वहाँ देखना है कि आसपास के वहाँ पे कौन कौन से पेड़ है, पेड़ के नाम लिखने हैं। ओके। और उसके आसपास जितने भी आपको एनिमल्स दिखते हैं उनको एक लिस्ट बनाना है, एक फ्लोरा का, एक फौना का। फ्लोरा में क्या होगा, जितने ट्रीज आए हैं आपके, जो जो ट्रीज मिले आपको, वो फौना हो गया, फ्लोरा हो गया। और जो एनिमल्स आपको दिखे वो क्या हो गया, फौना हो गया। तो ये दोनों का लिस्ट बनाने को कहा गया है इस एक्टिविटी नंबर 6.1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। जहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर रहा, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। तो अर्थ में तो सभी कुछ होता है ना, अर्थ में
तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। इट इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर, एंड एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, ठीक है। The biosphere is that part of the earth which supports life or where the living organism exists, जहाँ पे living organisms रह सकते हैं। It includes what? Lithosphere, hydrosphere and water, है ना। लैंड में रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। आप बोलोगे सर एयर में कहाँ कोई रहता है, तो जरूरी नहीं इंसान रहता हो वहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो हैं। एयर में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो सब भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आएंगे ना। तो दैट इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ओके, नाउ इकोसिस्टम। तो एक तरह से देखो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे आपको डेफिनेशन में देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे की फैक्ट्स है ना, ये साइड में जो की फैक्ट्स आपको नजर आ रहा है इसमें, लिथोस्फीयर क्या होता है? इट इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द एंटायर प्लैनेट। जो आपको आउटर सरफेस, अर्थ का जो आउटर सरफेस, जो मिट्टी आपको दिखता है उसमें क्या होता है? सॉइल होते हैं, है ना, रॉक्स होते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड रॉकी सब्सटेंसेस कवर्ड ऑन द एंटायर प्लैनेट, तो उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, जमीन, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वाटर ऑन और नियर द अर्थ, है ना। मतलब कि जहां भी आपको वाटर दिखता है दैट इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जितने भी हैं सभी बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर, इट इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर प्लैनेट। इट इज द बॉडी ऑफ एयर, मतलब कोई एक एयर का बेल्ट है। बेल्ट मतलब समझो, कोई एक बेल्ट है जो पूरा एंटायर प्लेनेट को कवर करके रखा हुआ है, वो क्या है? एयर है, गैसेस है ना। तो दीज आर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, यू कैन सी फ्रॉम देयर। नाउ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या है? द टर्म इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, soil, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, etc. Of an area is known as ecosystem. मतलब anything or everything that you see around yourself is the part of ecosystem. चाहे वो living things हो, चाहे वो non living things हो, ठीक है ना। तो डिफरेंस समझना है आपको, है ना। इकोसिस्टम क्या है और आपका बायोस्फीयर क्या है, और आपका जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो सब भी आपको समझना रखना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर जो पढ़ा था आपने, है ना। तो ये सब है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप अगर यहाँ स्कूल में हो तो यहाँ पे टीचर्स हैं, है ना। आसपास आपको कोई अगर जानवर भी दिखता है, वो प्लांट्स, बसेस, है ना, बाइक्स, और जितने भी आपको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपको नजर आते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, है ना। हर वो चीज जो आपको आसपास आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीसीज क्या है वो देखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर geographical area and nowhere else in the world are called endemic species, है ना। मतलब कि वैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, सब जगह पे नहीं मिलते हैं, है ना। जैसे कि अंगूर हो गया, है ना। तो ये सब चीजें क्या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है ना, जहाँ पे, या फिर समझ लो आप सेब हो गया। सेब माने कि एप्पल, एप्पल कहीं पे क्या होता है? जहाँ पे ठंडी जगह है, कश्मीर, वहां पे ये सब होता है ना। सब जगह तो पाया नहीं जाता। तो वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, है ना। दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। क्लियर हो गया एंडेमिक स्पीसीज क्या है। तो जैसे कि कुछ आपको एग्जांपल दिया गया है, जायंट पांडा, है ना। जो जायंट पांडा है ये सब क्या होते हैं ना, ये आपको ठंडे जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में, है ना। तो जहाँ पे पूरा सभी तरफ बर्फ ही बर्फ हो, तो ये सब वहाँ पाया जाता है। एशियाटिक लायन, है ना। और फिर ये क्या है? लायन टेल्ड मैक्यू। ओके, सो दीज आर एंडेमिक स्पीसीज, राइट। जायंट पांडा इज, अब इसके बारे में बताया गया है, जायंट पांडा इज एन एंडेमिक फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। तो साउथ ईस्ट चाइना में ये पांडा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन इंडिया एशियाटिक लायन
इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क, गुजरात। गुजरात में एशियाटिक लायन पाया जाता है ना। एशियाटिक लायन देखो ये वाला है ना, ये तो ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क में? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद नीलगिरी थार में पाया जाता है। एंड लायन टेल्ड मैकैक, मैकॉक है ना, लायन टेल्ड मैकॉक, ये क्या है? लायन टेल्ड मैकॉक। दिस इज फाउंड इन साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया में ये पाया जाता है। आर सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज। तो ये सब सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं जो कि कोई कोई पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, सब जगह पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। Factors which lead to the formation of endemic species are destruction of habitats. Factors which lead to the formation of endemic species, ये ऐसा क्यों होता है जिससे कि एंडेमिक स्पीसीज सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, हो सकता है कि जो पहले जहां वो पाए जाते थे वहां से उनका जो है हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट किया गया। मतलब कि जहाँ वो पाए जाते थे वहां पे जैसे जंगल हो गया, कोई जंगल को काट दिया गया तो वहां से वो जो पहले प्रेजेंट थे अब वो वहां पे नहीं है, वहां से वो सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट में बी द वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, increasing population of the species and introduction of new species which compete with the endemic species। कहने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज मतलब कि कुछ दूसरे प्रजाति भी के जो आपके जो ये होते हैं पॉपुलेशन, जैसे कि एक ही जगह पे बंदर भी पाया जाता है और भी प्राणी पाए जाते हैं, तो उन सभी का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना है ना। और फिर क्या होता है, और ये सब जो लेस इन नंबर है वो क्या होता है ना, इन दोनों में हो सकता है कि एक दूसरे को खाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। जैसे शेर हुआ तो क्या वो दूसरे कमजोर जानवर को मार देता है, तो इसी तरह से नंबर डिक्रीज करते चला जाता है। दैट्स व्हाई एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड, ठीक है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज विच कम्पीट विद द एंडेमिक स्पीसीज। वो क्या करते हैं, जो न्यू स्पीसीज है वो जो पुराने आपके जो एंडेमिक स्पीसीज हैं जो लेस इन नंबर्स है उन पे अटैक करते हैं, तो उसके वजह से उनका नंबर कम होता है। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सब जगह सभी जो एनिमल्स होते हैं वो हर तरह के वेदर को नहीं झेल सकते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसा होता है कि कोई ठंडे प्रदेश के लिए बना है, कोई इसके लिए, तो हर जगह का जो है ना क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी वो मर जाता है, ठीक है। तो वो जहाँ क्लाइमेटिक चेंज होगा, जहाँ पे जिस तरह का उसको बॉडी उसका सूटेबल होगा वो वहीं पे पाया जाता है ना। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 6.2 क्या कह रहा है? यूजिंग द इंटरनेट फाइंड आउट द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो ये आप बना सकते हो कि लिस्ट बनाना है आपको कि प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे कौन कौन से इंडिया में पाए जाते हैं जो कि एंडेमिक है ना। सब जगह नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पाए जाते हैं। ओके, सो एंडेमिक स्पीसीज समझ में आ गया आपको क्या है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज हमने पढ़ लिया, और पढ़ लिया हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है? वैसे स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर। वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं जमीन अर्थ से, जैसे कि डायनासोर्स, है ना। आपको पता है डायनासोर्स कभी ना कभी थे बट अब वो नहीं है, तो दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज में डिफरेंस है, ये इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। You would have heard about dinosaurs, सही है। Dinosaurs, the animal which once dominated the earth. Dinosaurs became extinct as they could not adapt the climatic changes. तो उनका खत्म होने का रीजन क्या था कि वो क्लाइमेटिक चेंज को वो सह नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, और क्या हुआ, वो खत्म हो गए। ओके, द बर्ड डोडो, ये देखो डोडो, ये बर्ड जो है डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय ह्यूमंस। इससे क्या हुआ ना कि पहले ये पाया जाता था बट अब वो नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शिकार हो गया, ह्यूमंस ने इनका शिकार कर दिया और ये खत्म हो गए। ओके, अमॉन्ग्स द प्लांट्स नीलगिरी होली ट्राई पैंसी हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये कुछ आपके पेड़ भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। स्पीसीज विच आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये ध्यान में रखना, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है और एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? जिनको एक्सटिंक्ट होने का, जो खत्म होने के कगार पे हैं, जो अब अगर हम लोग उनका बचाव नहीं करें, उनको अगर बचा के नहीं रखे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। सच स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर ऐसा चलता रहा
तो वो क्या ज़्यादा दिन तक हमें वो वापस मिलेंगे नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंडेंजर्ड स्पीसीज आर इंडियन राइनोसोरस, राइनोसोरस समझ रहे हो ना, जिसको गैंडा बोलते हो, राइनोसोरस, एशियाटिक लायंस, क्रोकोडाइल्स एंड ब्लू वेल्स। तो ये सब जो है ना, ये सभी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये ज्यादा बचे नहीं है ना। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे जमीन पर से, अर्थ से। सभी राइनोसोर, सभी एशियाटिक लायंस, क्रोकोडाइल्स और ब्लू वेल्स जो है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग इसका बचाव नहीं किए तो, है ना। So this is all about the extinct and endangered species. This was all for today. We will discuss some other topics in our next class. Okay.